तो चलिए अब सबसे पहले आज जानते हैं कि जीएसटी का मीन क्या होता है, जीएसटी मतलब होता क्या है। क्योंकि जीएसटी जर्नल एंट्री आप पास कीजिए तो कभी कभी आपको जीएसटी का एंट्री देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जीएसटी एप्लीकेबल कहाँ होता है? जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ रजिस्टर्ड एंटिटी। तो इस मतलब इसका मतलब समझते हैं। जीएसटी हर परचेज और सेल पे एप्लीकेबल होता है, यानी अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, तो जितना भी अगर रजिस्टर्ड कोई पर्सन है, जीएसटी मतलब जीएसटी में जिस रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो अगर वो परचेज करता है तो वो जीएसटी लगेगा, या सेल करता है तो जीएसटी लगेगा। जीएसटी हर बेसिकली सप्लाई पे लगता है, और सप्लाई का मतलब होता है परचेज, सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बारर, हायर परचेज, रेंट, ये सब होता है। लेकिन आपके कंटेक्स्ट में आपको समझना है, तो उसका मतलब ऐसे समझिए कि जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन ऑल परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड एंटिटी। कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी है, अगर वो परचेज या सेल करता है तो उसे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। रजिस्टर्ड पार्टी का मतलब जो जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब तो आप समझ गए कि जितना भी परचेज करेगा या सेल करेगा उसको जीएसटी देना पड़ेगा। तो समझते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है जीएसटी सबसे पहले। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे समझे कि एक पार्टी ए है, ठीक है, जिसने गुड्स मैन्युफैक्चर किया और सेल किया किसे? बी को। ए ने मैन्युफैक्चर किया और सेल किया से बी को, कितने में? 100 रुपये। ठीक है, और जीएसटी उसने चार्ज कर लिया एट द रेट 18%। 100 रुपये का सामान बेचा, उस पर अलग से जीएसटी भी चार्ज करना होता है। मतलब अगर रजिस्टर्ड पार्टी है और कोई भी गुड्स या सर्विस सेल करता है तो उसे जीएसटी चार्ज करना पड़ा है, जो भी एप्लीकेबल रेट है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम मान लेते हैं 18% का जीएसटी रेट है, तो उसने 100 रुपये में अगर सेल तो उसको कितना पैसा आया हुआ? तो देखिए यहाँ कैसे हो रहा है, सेल किया उसने कितना? 100 का 100 प्लस उस अलग से जीएसटी चार्ज किया कितना? 18%। तो कितना हुआ? 18 रुपया। टोटल उसे कितना मिला? 118 रुपया उसने बी से मांगा। ठीक है, 100 रुपया सेल करने का और 18 रुपया जीएसटी का। ये जीएसटी कहाँ जमा होता है? देखिए ये सरकार उसने जमा कर दिया होगा 18 रुपया। ठीक है, तो सेल, जीएसटी और टोटल। सेल 100 रुपया का, उस पर 18 रुपया का जीएसटी उसने चार्ज किया कस्टमर से, और टोटल 118 रुपया उससे ले लिया कस्टमर से, यानी कि बी से उस टोटल 118 रुपया लिया। इसमें से 100 रुपया अपने पास रखेगा और 18 रुपया सरकार के पास जमा कर देगा। ठीक, अब बी क्या आते हैं, इस बी ने परचेज कर लिया। अब बी आगे क्या कर रहा है? फिर से सेल कर रहा है, फर्दर से कर रहा है। तो जो 100 का सामान उसने खरीदा था ना, ठीक है, जो 100 का सामान उसने खरीदा था उस पर तो 18 रुपया टैक्स दिया था, लेकिन वो तो सरकार के पास चल गया। लेकिन सामान का दाम कितना था? 100 रुपया था। जो 100 का सामान था उसने 150 में बेच दिया, 50 रुपया प्रॉफिट कमा लिया बेसिकली। ठीक है, 50 रुपया जब प्रॉफिट कमा के 150 में बेचा, किसे बेचा? सी को बेचा। 100 का सामान 150 में बेचा है तो 50 से प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 150 में जब बेचा तो उस पर जीएसटी ने चार्ज किया 18%। 18% जीएसटी का कैलकुलेट कीजिएगा 150 पे, तो वो आता है 27 रुपया। टोटल उसने सी से कितना मांगा? 177 रुपया, जिसमें से 150 अपने पास रखा और 27 रुपया सरकार को जमा करेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ 27 रुपया सरकार को डायरेक्ट जमा नहीं करेगा, उस 27 रुपया में कैसे करेगा? देखिए 27 में से 27 रुपया इसको जमा करना था, जिसमें 18 रुपया इस परचेज करते वक्त जमा कर दिया था। देख रहे हैं, जब इसने परचेज किया था तो बी को कितना दिया था? 18 रुपया दिया था, और बी ने 18 रुपया दिया था ए को, और ए ने 18 सरकार के पास जमा कर दिया। तो अब देखिए क्या होगा कि सी ने जब से बी ने जब सेल किया सी को, उसने जीएसटी उससे कितना मांगा? 27 रुपया। ठीक है, क्योंकि इसने परचेज किया था तो ऑलरेडी कितना जमा कर दिया था बी ए के पास? एक मैंने ए को इसने कितना दिया था? तो 18 रुपया दे दिया था। यानी कि जिस प्रोडक्ट पे 27 रुपया का जीएसटी बन रहा था, फाइनली ये सेल कर रहा है, तो इस पे परचेज करते वक्त इसने 18 रुपया दे दिया था, तो फर्दर 9 रुपया सरकार के पास जमा करेगा। यानी कि टोटल 27 रुपया, 18 रुपया परचेज करते वक्त दे दिया था और 9 रुपया और दे देगा, अभी कैश में दे देगा। ठीक है, तो टोटल 27 रुपया हो गया ना प्रोडक्ट जीएसटी, ये सरकार के पास चला गया 27 रुपया। ठीक है, 18 रुपया इसको दिया तो ये जमा किया, और सी ने 9 रुपया यहाँ डायरेक्ट जमा कर दिया, तो टोटल 27 रुपया सरकार के पास चला गया अभी तक। ठीक है, अब देखते हैं सी ने क्या किया? कस्टमर को बेच दिया 200 में। ठीक है जी, 200 में जब इसने बेचा तो सी ने कस्टमर से कितना मांगा? 36 रुपया जीएसटी मांगा, क्योंकि 200 का 18% 36 रुपया बनता है। तो सी को कस्टमर से कितना टोटल प्राप्त हुआ? 236 रुपया टोटल कस्टमर से मिला। ठीक है, अब सी क्या करेगा? सी को सरकार को कितना देना चाहिए था टैक्स? टोटल देना चाहिए था 36 रुपया, लेकिन इसने परचेज करते वक्त कितना बी को दिया था? 27 रुपया बी को दे दिया था। तो 27 रुपया जिस दे दिया तो इसको अब कितना देना पड़ेगा सरकार को? और 36 माइनस 27 कितना बनेगा? 9 रुपया।
₹9 और ये सरकार के पास जमा कर देता है तो टोटल इसको 200 मतलब 36 रुपये सरकार के पास चला गया। सरकार के पास जो जीएसटी जाता है ना, तो फाइनली जो कस्टमर जितना जीएसटी पे कर रहा है उतना ही अमाउंट सरकार के पास जमा होता है। तो सरकार ने कस्टमर ने फाइनली कितना पेमेंट किया जीएसटी के नाम पे? 36 रुपया। टोटल सर इस कस्टमर ने 36 रुपया पेमेंट किया है, ठीक है। तो जिसका पेमेंट देख सरकार के पास कैसे गया? जब ए ने गुड्स बेचा तो 18 रुपया जमा कर दिया, जब बी ने गुड्स बेचा तो 9 रुपया जमा कर दिया, जब सी ने बेचा तो 9 रुपया जमा कर दिया। सरकार के पास टोटल 36 रुपया आ गया और देखिए कस्टमर ने भी टोटल 36 रुपया अपने जेब दे दिया। तो जितना कस्टमर मतलब फाइनली जितना में वो खरीदता है उस पर जो जीएसटी बना था, फाइनली उसने खरीदा 200 का प्रोडक्ट, उस पर 18% के हिसाब से 36 रुपया टैक्स बना, तो टोटल 236 रुपया इसका कॉस्ट हो गया कस्टमर का, ठीक है। 200 रुपया प्रोडक्ट का और 36 रुपया टैक्स, तो टोटल 236 रुपया कस्टमर ने किया है। तो 36 रुपया सरकार को वो पैसा जाएगा और 200 रुपया जो था वो सेलर को जाता है। तो और 36 रुपया जमा कैसे हुआ सरकार के पास? देखिए स्टेज बाई स्टेज में, जब ए ने मैन्युफैक्चर और सेल किया था 100 रुपया बिल किया था, उस पर से 18 रुपया जो जीएसटी बना था वो सरकार के पास आया। तो इन सरकार को कस्टमर से वसूल 18 रुपया और सरकार के पास जमा कर दिया। 18 रुपया बी से लिया और सरकार को जमा कर दिया 18 रुपया, टोटल बात खत्म। अब बी ने फर्दर सेल किया सी को कितना में सेल किया? 150 में। तो 150 में जब 50 रुपया प्रॉफिट कमा के सेल किया तो उस पर टैक्स जब बना तो ये टैक्स कितना बना? 27 रुपया। तो 27 रुपया बी को जमा करना सरकार के पास, ठीक है। 27 रुपया सरकार के पास जमा कर, लेकिन क्योंकि जब उसने परचेज किया था तो उसने 18 रुपया दिया था परचेज करते वक्त, तो टोटल 27 जमा ही करना है सरकार के पास। तो 18 रुपया तो हम ऑलरेडी जमा कर चुके हैं, तो 27 में से 18 रुपया घटा देंगे, यानी कि 9 रुपया और। इसी को बोलते हैं कि क्रेडिट मिल गया 18 रुपया का, मतलब 27 इसका लाइटी था, जिसमें 18 रुपया का क्रेडिट मिला, तो इसको 9 रुपया जमा करना पड़ा सरकार के पास। तो बी सरकार के पास कितना जमा करेगा? 9 रुपया। कैसे? 27 रुपया का जमा करना था, 18 रुपया परचेज पे जो पेमेंट किया था उस क्रेडिट मिल गया, उसने सिर्फ 9 रुपया सरकार के पास जमा किया। अब सी जो खरीदा था, सी ने 150 में खरीदा था, 27 रुपया टैक्स देगा टोटल 170 में। और सी जब सेल किया फर्दर तो 150 का सामान कितना बेचा उसने? 200 में, यानी कि इसने 50 रुपया का प्रॉफिट कमा लिया। तो 200 जब बेचा तो इस पे भी अक्सर वो जीएसटी चार्ज करेगा कस्टमर से, तो उससे 36 रुपया और जब चार्ज किया तो टोटल 236 रुपया कस्टमर के लिए कॉस्ट हो गया। यानी कि कस्टमर को जो फाइनल प्रोडक्ट मिला 236 रुपया में, जिससे 200 सामान का दाम हुआ और 36 रुपया टैक्स का। अब देखिए सी को सरकार के पास 36 रुपया जमा करना था, लेकिन इसने ऑलरेडी 27 रुपया जमा कर दिया था, तो 27 रुपया क्रेडिट मिल जाएगा और 36 के बदले उसे 36 में से 27 रुपया लेस करके जमा करना पड़ेगा। तो 36 में से जब 27 रुपया लेस करेगा तो इसको 9 रुपया जमा करना पड़ेगा। तो देखिए सी ने सरकार को कितना जमा किया? 9 रुपया सरकार को जमा कर दिया। तो टोटल अब जब देखेंगे तो ए और बी और सी मिलकर टोटल 36 रुपया सरकार के पास चला गया, और यही 36 रुपया कस्टमर एक्चुअली बियर करता है जीएसटी के नाम पे, टैक्सेस के नाम पे। तो देखिए कस्टमर ने 36 रुपया एक्चुअली में बियर किया है, यही इसका कॉस्ट हो गया 36 रुपया। जो कस्टमर बियर करता है वही सरकार का इनकम है। तो कस्टमर ने टोटल कितना बियर किया? 36 रुपया, यही 36 रुपया सरकार का इनकम है। अब देखिए ये 36 रुपया जो है ना, इसमें 2 एलिमेंट लगता है, ठीक है। आप जीएसटी का नाम जानते होंगे अगर, तो आपको ये पता होगा कि जीएसटी किस प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है CGST, यानी कि इसको बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, ठीक है। एक होता है SGST, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का हो गया ये स्टेट जीएसटी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ये मिलेगा, इसी को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। और इंटीग्रेटेड एक होता है IGST, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, ठीक है। देखिए जब लोकल सेल होता है, लोकल सेल मतलब ये जब ये दोनों और ये कब लगता है? ये और ये तब लगता है जब विद इन स्टेट में से होता है, ठीक है। और ये कब होता है? जब आउटसाइड स्टेट होता है, यानी कि 2 राज्य इन्वॉल्व होते हैं तब जीएसटी चार्ज करते हैं। और जब एक ही राज्य में परचेज सेल हो रहा है, मतलब कि गुड्स, जैसे मान लीजिए 2 पार्टी हैं, दोनों बिहार के हैं, तो सेल करने वाला भी बिहारी और परचेज करने वाला बिहारी। जब दोनों बिहार के होंगे उस पर दोनों ये टैक्स लगेगा, SGST लगेगा और CGST भी लगेगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स जाएगा आधा और स्टेट गवर्नमेंट को भी आधा टैक्स जाएगा, ठीक है। लेकिन वह जब सेल करने वाला बिहारी है, मतलब बिहार का है, और परचेज करने वाला कलकत्ता का है, यानी कि वेस्ट बंगाल का है, तो 2 हो गया राज्य हो गया ना, बिहार इन्वॉल्व हो गया और वेस्ट बंगाल इन्वॉल्व हो गया। जब 2 राज्य इन्वॉल्व होते हैं तो IGST चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा टैक्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है, ठीक है। तो जब विद इन स्टेट होता है तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा स्टेट गवर्नमेंट को। जब इंटर स्टेट होता है, यानी कि 2 स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, बिहार से झारखंड, बिहार से बंगाल है, जब 2 स्टेट इन्वॉल्व होते हैं तो IGST चार्ज होता है, और इसका टोटल पैसा
सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। ठीक है, तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन में दे दे दोनों पार्टी एक ही स्टेट का है, तब दो टैक्स चार्ज होगा, सीजीएसटी भी होगा और एसजीएसटी होगा, और टैक्स का रेट क्या होगा, जो भी सरकार टैक्स रेट होगा उसका हाफ हो जाएगा। जैसे 18% का जीएसटी है तो 9% सीजीएसटी, 9% जीएसटी। लेकिन अगर वही एक बिहार का है पार्टी और दूसरा पार्टी है जो झारखंड का, तो दो राज्य होगा इन्वॉल्व। जब दो राज्य इन्वॉल्व होता है तो टैक्स रेट क्या होता है, एक ही होता है, मतलब फुल टैक्स रेट रहेगा। 18% है तो 18% ही, और उसका नाम क्या होगा, आईजीएसटी। ठीक है, तो एक बार समरी इसका फटाफट कर लें। जीएसटी मीन्स होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो एप्लीकेबल होता है हर परचेज और सेल पे। जितना भी परचेज और सेल करता है, कौन करता है, रजिस्टर्ड पार्टी। ध्यान रखने वाली चीज ये है कि रजिस्टर्ड पार्टी जो होता है ना, वही जीएसटी चार्ज करता है। यानी कि जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी में, सिर्फ वो जीएसटी चार्ज कर सकता है कस्टमर से। ठीक है, तो और मानते हैं कि जो सेलर है वो बिहार का है, और जो जिसको सेल कर रहा है, यानी कि जो सेलर और बायर दोनों बिहार के ही हैं, तो उस पर दो टैक्स लगेगा, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। और इसका टैक्स रेट क्या होगा, जो नॉर्मल जीएसटी का रेट है उसका हाफ हो जाएगा। यानी अगर 18% है तो ये इसके केस में कितना होगा, ये 9% हो जाएगा। मतलब ये वाला 9% हो जाएगा। एक सेकंड में बता देता हूँ, ये 9%, ये भी 9%। अगर ये बिहार झारखंड में सेल हो रहा है तो सीधे 18% लग जाएगा। उसका नाम क्या हुआ, आईजीएसटी। तो जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि एप्लीकेबल होता है हर परचेज और सेल पे जो कि रजिस्टर्ड एंटिटी करता है। मतलब जो रजिस्टर्ड एंटिटी परचेज या सेल कर रहा है उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, ध्यान रखने वाला चीज है कि रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए जो सेल या परचेज कर रहा है, और गुड्स सप्लाई होना चाहिए, यानी परचेज या सेल होना चाहिए, तब जीएसटी लगाएंगे। और जीएसटी का रेट क्या होता है, वो अलग अलग आपको दे देगा हर बाई केस की। इस पे कुछ प्रोडक्ट पे 18% है, कुछ पे 28% है, किसी पे 12% है, किसी पे 5% और किसी पे तो 0% है। ठीक है, तो अब इस रेट आपको हर क्वेश्चन में अलग देगा, आपको जो भी रेट उस पर एप्लीकेबल होगा। आपको बस ध्यान इतना रखना है कि दोनों पार्टी क्या है। अगर दोनों पार्टी यानी कि सेलर और बायर दोनों एक ही स्टेट के होंगे तो दोनों टैक्स लगेगा। दोनों टैक्स का मतलब क्या है, सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा, हाफ हाफ रेट से। यानी कि अगर 18% रेट है तो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। और वही बिहार से झारखंड अगर सेल रहा है, या बिहार से मुंबई सेल हो रहा है, बिहार से बनारस सेल हो रहा है, बिहार से कोलकाता सेल हो रहा है, यानी कि दो राज्य इन्वॉल्व हो रहा है। जब दो स्टेट इन्वॉल्व हो रहा है तो उस पर आईजीएसटी चार्ज होगा और फुल रेट होगा, मतलब 18% होगा, उसमें 9% वाला कंसेप्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है। ये तो हो गया। उसके बाद जब भी हम सेल करते हैं तो कस्टमर से जीएसटी का अमाउंट वसूल करते हैं, और कस्टमर से जितना वसूल करते हैं वो सरकार के पास जमा कर देते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे हमने ये एग्जांपल लिया है कि ए ने सेल किया बी को, ए ने सेल किया बी को कितने, 100 रुपए में, बी को 100 रुपए में कर दिया, तो बी से जीएसटी कितना लिया, 18 रुपए। तो बी टोटल कितना पेमेंट किया, 118 रुपए। ठीक है, अब मान लिया कि बी भी डीलर है, बी ने फर्दर सी को सेल कर दिया। जितनी 100 का सामान लिया था इसने, अब 150 में बेचा, 150 में बेचा सी को 150 में बेचा, 50 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। यहीं पे डायरेक्ट 100 का सामान 150 में बेचा, 50 रुपए प्रॉफिट। अब 150 में जब बेच दिया, इस पे जो जीएसटी बन रहा था कितना बन रहा था, 18% के हिसाब से 27 रुपए। तो सी से बोला कि तुम 150 रुपया तो मेरा हो गया, 27 रुपया टैक्स दो, सरकार को जमा होगा। तो उसने सरकार मतलब उसने सी ने बी को दिया 27 रुपया, तो सी ने टोटल कितना पेमेंट किया, बी को 177 रुपया पेमेंट किया। अब बी को सरकार के पास कितना जमा करना है, टोटल 27 रुपया जमा करना है। टोटल सरकार के पास 27 रुपया जमा करना था। लेकिन अगर आपने परचेज करते वक्त टैक्स पेमेंट किया है, उसका क्रेडिट मिल जाता है जीएसटी में। तो इसने क्या किया था कि 27 रुपये का जब इसको जमा करना है तो परचेज करते वक्त 18 रुपये को दिया था। यानी कि जिसपे 27 रुपए का टैक्स बन रहा है, इस पे ऑलरेडी इसने 18 रुपए जमा कर दिया सरकार के पास। यानी कि इसको 9 रुपया और जमा करना पड़ेगा। जो देखिए मैंने लिखा है कि 27 रुपए का आउटपुट, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ए के लिए आउटपुट जीएसटी कितना हो गया, 18%। तो वही बी के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, बी के लिए क्या हो गया, आउटपुट जीएसटी बी के लिए हो गया 27 रुपया। ठीक है, इनपुट जीएसटी इसके लिए कितना हो गया, इनपुट का मतलब हो गया कि इनपुट जीएसटी का मतलब हो गया कि अब ये परचेज कर रहा था, इनपुट कर रहा था, इनपुट मतलब ये सेल कर रहा है तो आउटपुट हो गया। तो इसके लिए इनपुट क्या हुआ, जो परचेज किया था इनपुट हो गया वो। तो आउटपुट जब हो रहा है, मतलब सेल जब हो रहा है तो उस पर टैक्स कितना बन रहा है, 27 रुपया। जब इनपुट आया था यानी कि परचेज जब हमने किया था तो उस पर हमने टैक्स कितना जमा किया था, 18 रुपया। तो टोटल 27 रुपया जमा करना है मुझे आउटपुट लायबिलिटी। ठीक है, जिसमें से मैंने ऑलरेडी 18 रुपये इनपुट जब किया तो उस पर जमा कर दिया, मतलब पेमेंट कर दिया उसको। तो इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, और इसका क्रेडिट मिल जाता है। क्रेडिट मिल जाना, क्रेडिट मतलब कम देना पड़ता है, क्रेडिट ऑफ इनपुट जीएसटी। इसको जैसे 27 जमा करना था तो 18 रुपया का इसका सेट ऑफ हो जाए और टोटल सिर्फ 9 रुपया जमा करेगा। ऐसे ही सी भी करेगा। सी को 200 रुपया का डिटेल किया जिसपे 36 टैक्स बन रहा था जमा करना, लेकिन जब इसने परचेज किया था तो 27 रुपया बी को दिया था ऑलरेडी टैक्स के नाम पे। 36 रुपया
देना बन रहा है और 27 रुपये ऑलरेडी दे चुका है, तो अब नेट कितना देगा, 9 रुपया देगा। ठीक है, तो ये 36 रुपये आउटपुट टैक्स क्रेडिट होगा, जिससे इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, तो 9 रुपया और सरकार के पास जमा हो जाएगा। तो टोटल ये 9 + 9 और ए ने जमा किया था 18, ये टोटल हो गया आपका 36 रुपया। ठीक है, यही 36 रुपया फाइनल जीएसटी होता है। बेसिकली ये जो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए ये जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट पे 2 बार टैक्स ना लग जाए, वरना क्या होगा, तो बहुत भी टैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे 200 का सामान बिका तो उस पर 18 रुपया टैक्स दे रहा है कस्टमर। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कितना दे रहा, 36 रुपये ये दिया, फिर 27 रुपये ये दिया, फिर 18 रुपये ये दिया, तो टोटल देख रहे हैं कितना जमा हो गया, 18, 27, 36, ये तो बहुत हैवी हो जाता। ठीक है, तो बेसिकली कितना था, अगर इसमें 9 रुपये डाल देंगे तो ये हो जाएगा 36, 72 और 9, कुल मिला के 81 रुपीज के आसपास हो जाएगा टैक्स, जबकि होना ये था 36 रुपीज, क्योंकि जो टैक्स होता है वो फाइनल प्रोडक्ट पे सरकार को जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट जब कस्टमर के पास वो कितना में आया, 200, इस पे टैक्स कितना बना, 36 रुपये, यही सरकार के पास आएगा। देखिए सरकार के पास चला गया। होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज का सेल और परचेज पे अप्लाई होता है, और जीएसटी सिर्फ वही चार्ज कर सकता है जो रजिस्टर्ड है जीएसटी एक्ट के अंदर। ठीक है, और विद इन स्टेट अगर से परचेज हो रहा है तो उस पर 2 टैक्स लगता है, जीएसटी 2 पार्ट में लगता है, सीजीएसटी के नाम से और एसजीएसटी के नाम पे। जो टैक्स रेट होता है वो हाफ हो जाता है। अगर वही 2 स्टेट इन्वॉल्व, मतलब 3 स्टेट था तो 2 टैक्स लगा, जब 2 स्टेट हो जाएगा तो 1 टैक्स लगा, जिसका नाम होगा आईजीएसटी, और उसका टैक्स रेट फुल होगा। ठीक है, तो ऐसे काम करता है। उसके बाद जब भी हम सेल करते हैं तो उस पर जो टैक्स देते हैं, तो जो मान लीजिए सो किए तो उस पर जो टैक्स बना कस्टमर सामने वसूल कर लिया। ठीक है, तो मान लीजिए हमने किया 200 पर 36 पर टैक्स बना, तो 30 रुपया कौन देगा मुझे, कस्टमर देगा। अपने जैसे मुझे नहीं देना था जीएसटी, जीएसटी हमेशा कस्टमर बियर करता है। तो 200 में अगर मैं सेल किया तो 30 रुपया टैक्स मैं कस्टमर लूंगा। ठीक है, 36 रुपया तो मुझे कस्टमर से मिल गया, ये सरकार जमा करना होगा। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट को खरीदते वक्त अगर मैंने टैक्स जमा किया है, जैसे इस एग्जाम्पल में तो सी ने 27 रुपये को दिया था, तो 36 रुपया कस्टमर से लिया, जिससे ऑलरेडी 27 रुपये इसने परचेज करके सरकार के पास जमा दिया था, तो सिर्फ 9 रुपया ही सरकार के पास आएगा। यही टोटल जीएसटी का कंसेप्ट है। और अगर स्टेप बाय स्टेप और समझना है देख लीजिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है जीएसटी। ठीक है, ओके, अब आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ होगा तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए कि ये किसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। आउटपुट जीएसटी मतलब जो कस्टमर से हम वसूला है, और इनपुट जीएसटी जब मैंने परचेज करते वक्त जो जीएसटी का अमाउंट भाई को दिया था, मतलब जो हमने टैक्स पेमेंट किया था जब हम खरीद रहे थे उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं, और जो हम वसूली करते हैं कस्टमर से उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। ठीक है, अब चलिए इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 4, थोड़ा सा स्पेस बनाना होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं आप। चलिए अब थोड़ा सा ये देखते हैं ये कैसे होगा। इलस्ट्रेशन 4, ठीक, इसमें इलस्ट्रेशन जब बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आया। मेरे ख्याल आपको एग्जाम्पल में समझ में आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जनरल एंट्री कैसे पास करना। इन बुक ऑफ, इसके बुक में सोवित, तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग सीजीएसटी, सीजीएसटी देखिए, और एसजीएसटी यानी विद इन स्टेट सेल हुआ। देखिए क्वेश्चन में लिखा भी है कि और ट्रांजेक्शन आर ओकर्ड विद इन दिल्ली, दिल्ली में ही ये पूरा हुआ है, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ विद इन दिल्ली हुआ है, इसलिए 2 टैक्स लगा। अगर 2 राज्य, एक ही राज्य में इसलिए 2 टैक्स, अगर 2 राज्य होता है तो 1 टैक्स लगता है। क्या होता है, मतलब एक राज्य जब है तो 2 टैक्स लगेगा, जब 2 राज्य जाएगा तो 1 टैक्स लगेगा। ठीक है, 2 टैक्स का मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी, और 1 टैक्स का मतलब आईजीएसटी। ठीक है, तो देखते हैं। बॉट गुड्स, शोभित बॉट गुड्स ₹1 लाख ऑन क्रेडिट, 1 लाख का गुड्स शोभित ने उधार खरीदा। ठीक है, तो क्या होगा, परचेज, गुड्स खरीदा है ना, परचेज लिखेंगे। असेट्स और होता, दूसरा असेट्स होता तो उसके लिए लिखते हैं उस असेट्स का नाम, लेकिन यहाँ पे गुड्स को हम लोग एक्सपेंस मानते हैं, परचेज करते हैं, तो इसलिए परचेजेज ऑन डेबिट कितना का है, 1 लाख। ठीक है, गुड्स 1 लाख का है, इस पे अब हमें
जीएसटी भी पेमेंट किया होगा, क्योंकि हम जब खरीदते हैं कोई सामान तो टैक्स मुझे देना पड़ता है ना। टैक्स खरीदते हैं और उस टाइम जमा करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। इसका मुझे इनपुट मिल जाता है, क्योंकि जब मैं आगे सेल करूंगा इस ये जो अभी जमा किया है बाद में उसको लेस कर दिया टोटल लाइबिलिटी में से। तो हम 1 लाख अगर सामान खरीदा है तो 1 लाख का 5% कितना होता है? 1 लाख का 5% आपका होता है 5,000, ठीक है। और ये हो गया 5,000, तो टोटल 10,000 रुपया होगा, ठीक है। तो 1,10,000 रुपया में उधार खरीदा, किससे किया? ऑन क्रेडिट टू सप्लायर। सप्लायर को टोटल पेमेंट किया हुआ कितना? 1,10,000 फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। बिंग गुड्स परचेज एंड जीएसटी पेड नहीं किया है, चलो पेड लिख देते हैं, कोई दिक्कत पाते हैं। दूसरा, he sold them for 135 in the same state on credit, यानी कि दिल्ली में ही इसने सेल कर दिया। सेल कर दिया तो हम क्या लिखते हैं? डेटर, क्योंकि हम लिखा नहीं है तो डेटर हम लिखेंगे। जैसे यहाँ सप्लायर लिखे थे वैसे यहाँ डेटर लिख ले रहे हैं, क्योंकि जिसको सेल किए हैं उससे तो पैसा लेंगे। तो सेल्स, सेल्स अकाउंट कितना में सेल किया है? 135,000 का, 1,35,000 में सेल किया। टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। अब इस पे 5% इसका कितना हुआ? 10%, टोटल होता है कितना? 13,500। 13,500 का आधा होगा कितना? 6.5 और 2.5, यानी कि 6,750 रुपया, और ये 6,750, ठीक है। तो टोटल ये 6 दूनी 12 और 13, 13,500 रुपये, ठीक है। तो बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड जीएसटी चार्ज, हमने 1,35 का सामान बेचा, 13,500 का टैक्स ले लिया उससे, तो टोटल कितना हो गया? 1,35 और 3 38, 38.5, यानी कि 1,48,500, ठीक है। तो हम डेटर मुझे कितना देगा? 1,48,500 देगा, जिससे 1,35,000 हम अपने पास रख लेंगे और 13,500 सरकार के पास जमा करेंगे। उसमें से भी 13,500 सरकार के पास जमा करा है, जिसमें से ऑलरेडी हम 10,000 जमा कर रखा है। तो टोटल हम जमा कितना करेंगे सरकार के पास? 3,500। तीसरा एंट्री, ही पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट 8,000। देखिए रेलवे को हमने ट्रांसपोर्ट पेड किया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेमेंट किया है कि रेलवे का हमने कोई सर्विस लिया हुआ, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस डेबिट कितना? 8,000। अब रेलवे का जो ऑफिस है वो कहाँ है? दिल्ली में है, आपको पता होगा क्योंकि सब कुछ दिल्ली में है। वैसे भी क्वेश्चन में भी देखिए जो भी है ये दिल्ली में हुआ है, तो भी दिल्ली में वैसे भी है। अगर आपको पता नहीं होता किसी चीज़ का तो क्वेश्चन में जब मेंशन कर दिया है कि विद इन स्टेट है तो ये भी मान लें कि विद इन दिल्ली ही होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है तो वैसे भी हमको पता कि जितना भी सरकारी है मतलब जनरली उसका ऑफिस दिल्ली में है। तो नहीं भी लिखा होता तो दिल्ली मानते, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी इसने क्लियरली दिया दिल्ली में, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने टैक्स जमा किया हुआ कितना? इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी कितना कितना किया हुआ देख लेते हैं। 8,000 का 5% कितना होता है? 400 और 400, टोटल 8 का 10% 800 हो गया, ठीक है। 2 हम कैश लिखेंगे, हम लिखा ना कैश, हमने पेमेंट क्या है, यानी कि तुरंत कैश में हम सर्विस लिया, रेलवे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस हुआ हमारा, हमने उसे पेमेंट कर दिया तुरंत ही कैश। तो क्या होगा? अभी ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस पेड टू रेलवे, रेलवे को हमने पेमेंट कर दिया ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस के लिए, ठीक है। तो ये एंट्री होगी, मतलब जब भी हम खर्चा हो रहा है हमारा
तो उस पर जब हम जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, और जब हमारा इनकम हो रहा है, जब सेल कर रहे हैं तो उसमें जो टैक्स हम वसूल कर रहे हैं कस्टमर से, उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। और पांचवा एंट्री चौथा हुआ ना, चौथा, ही बॉट कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ₹10 लाख। प्रिंटर, इसने कंप्यूटर प्रिंटर लिया है, तो लिखेंगे क्या, प्रिंटर असेट्स है हमारे लिए, तो प्रिंटर अकाउंट डेबिट, 10,000 का प्रिंटर है, ठीक है। और 10,000 का प्रिंटर आया, प्लस हमने क्या किया होगा, इस पर टैक्स जमा किया होगा, इनपुट सी जी एस इनपुट SGST, और 10,000 का 5% होता है कितना, 500, और 500 में 11,000 टोटल उसको पेमेंट किया होगा टू सप्लायर। यहाँ पे नाम नहीं लिखा है ना, नाम नहीं दिया है, नहीं कैश पे कुछ लिखा है कुछ भी, या पेड है। अच्छा, ही बॉट कंप्यूटर कंप्यूटर फॉर 10,000, तो बेसिकली अगर परचेज करने जाते हैं तो क्या होता है, हम परचेज करने जाते हैं तो जनरली कैश में खरीदते हैं। अगर यहाँ पे किसी का, सॉरी, यहाँ पे अब किसी का नाम भी नहीं दिया है और ये भी नहीं दिया कि किस परचेज में हुआ है कि क्या हुआ है, तो हम मान के लेंगे कि कैश में ही हुआ है, क्योंकि अगर नाम दे दिया तब तो क्रेडिट, ठीक है, और नाम भी नहीं दिया है तो समझ लेंगे कि कैश में हुआ है, तो ये हम कैश में करेंगे, क्या ये, अब पता तो चले कि किस हमने खरीदा, कुछ पता नहीं चला, इसका मतलब हमने कैसे परचेज किया होगा, बिग प्रिंटर परचेज, हमने प्रिंट परचेज कर लिया कैश, ठीक है। उसके बाद 5 एंट्री, पेड पोस्टल चार्जेस 2,000, इस पे भी हमने इनपुट जीएसटी और पेमेंट किया है, तो क्या होगा, पोस्टल चार्जेस हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, पोस्टल एक्सपेंस डेबिट, कितने का, 2,000 का हमारा खर्चा होगा। इस पे हमने इनपुट कितना पेमेंट किया, इनपुट जी जीएसटी SGST इनपुट डेबिट 2,000 का 10% 200 होता है, तो 100 रुपया और ये 100 रुपया, तो यहाँ पे लिखा, यहाँ तो देखिए यदि मेंशन कर दिया कि हुआ, यहाँ पे बॉट कंप्यूटर प्रिंटर लिखा, लेकिन ये नहीं लिखा कि कैश में हुआ है कि नहीं, ठीक है, तो हम तो मानेंगे क्रेडिट में हुआ है, तो क्रेडिट में अगर होता तो उसका नाम देता ना, किस हमने खरीदा, तो उसका नाम भी नहीं दिया, इससे कंफ्यूजन हो गया, तो हम मान के चलेंगे कि ये कैश में हुआ है। अगर किसी का नाम दे रहा है तब, नाम दे दिया और उसमें लिखा नहीं पेड किए कि नहीं किया, तो मानते हैं क्रेडिट में, अदरवाइज हम मानते हैं कैश में, तो यहाँ पे पेड किया है तो हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो लिखना है लिखे 2,200, बिंग पोस्टल एक्सपेंस पेड, ने पोस्टल एक्सपेंस पेड किया। अब देखिए, अब हम, मैंने आपको क्या बताया था कि सेल देखिए हम कितना किया है, ये वाला सेल किया, बाकी परचेज किया है, मतलब या तो एक्सपेंस हुआ है या परचेज हुआ है, ठीक है, परचेज भी एक्सपेंस ही है, तो टोटल देखिए ये वाला एक्सपेंस है, ये वाला भी एक्सपेंस है, ये वाला एक्सपेंस है, ये वाला एक्सपेंस है, और ये क्या है, ये है हमारा इनकम, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सेल है, और ये सब बाकी क्या है, परचेज है, तो परचेज हम इनपुट, हमको टैक्स मिलता है, ठीक है, और सेल जो लाइबिलिटी होती है उसके हिसाब से पेमेंट होता है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सेल पे टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है ना, वो सरकार को मुझे देना पड़ता है, लेकिन अगर कोई मेरे पास इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है कि हमें परचेज करते वक्त कोई टैक्स पेमेंट किया है तो उसका क्रेडिट मिल जाता है, तो देखिए हमारा एंट्री अब क्या होगा, नहीं सरकार को पास हम कितना पैसा जमा करेंगे सरकार के पास, तो वो एंट्री देखिए, आउटपुट टैक्स कितना हो गया, आउटपुट टैक्स हम सबसे पहले हम सरकार के पास जमा करेंगे, तो ये हमारा लाइबिलिटी है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा लाइबिलिटी, यही हमारे पास सरकार को जमा करना था। और जो इनपुट होता है ये होता है जो, ये हमारा क्या होता है, ये असेट होता है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, हम जब पेमेंट करेंगे टैक्स का तो इतना से कम पेमेंट करना पड़ेगा, इतने अमाउंट से हमको कम पेमेंट करना पड़ता है, कम पेमेंट मतलब इतना का क्रेडिट मिल जाता है, इतना का कैश सेव होता है, ठीक है, तो सबसे पहले आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कैसे पेमेंट होगा, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट था, लाइबिलिटी था, तो जब लाइबिलिटी था तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हमारे लिए, आउटपुट टैक्स जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी खत्म होगा तो क्या होगा, डेबिट, लाइबिलिटी कम होगा तो क्या होता है, डेबिट, तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST,
ये हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो मतलब क्या डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है, वो कैंसिल होगा। 6,750 रुपया ये और 6,750 रुपया ये था लाइबिलिटी, ये दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। टू, सबसे पहले हमारे पास इनपुट क्या, इनपुट और होगा, तो एक सेकंड एरर हो गया इसमें, ये रहा, ठीक है, ओके हो गया। तो सबसे पहले आपको टैक्स का पेमेंट करते हैं इनपुट जीएसटी से। अगर मेरे पास कोई इनपुट अवेलेबल है तो हम उससे पर पेमेंट करेंगे। इनपुट देखिए हमारे पास कितना अवेलेबल है। जब हम परचेज तो टैक्स जमा किए थे, तो कितना टोटल जमा किए थे, 5,000, मतलब 5 5 10, तो हम एक का पकड़ते हैं, दोनों जनरली बराबर ही होता है, दोनों जनरली क्या हमेशा बराबर होता है, जितना जीएसटी उतना ही जीएसटी, तो एक का कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे का भी उतना ही होगा, तो 5,000, ठीक है, 5,400, 5,400 प्लस 5, तो 5,000 हो गया, 900, तो 5,900 और 1,000, ये कितना हो गया, टोटल 6,000 हो गया, ठीक है, तो दोनों का 6,000 अमाउंट हो गया। तो टू, सबसे पहले इनपुट जीएसटी, ये इनपुट जीएसटी वाले क्या था, एसेट्स था, कि वो बेनिफिट मिलता है फ्यूचर में, मतलब उतना से कम देना पड़ता है, आउटफ्लो कम करता है वो, तो अब आउटफ्लो हमारा कम कर रहा है, ये एसेट है, और एसेट घटता है तो क्या करते हैं, इनपुट CGST, जब एसेट घटता है तो करते हैं क्रेडिट, तो टोटल कितना है, टोटल है 6,000। दूसरा, टू इनपुट SGST, ये भी टोटल कितना होगा, 6,000 होगा, क्योंकि दोनों का तो सिमिलर होता है रेट, तो अमाउंट भी सेम होगा। टू कैश, हम कैश में कितना पेमेंट करेंगे, टोटल 1,500 रुपया, दोनों के लिए होगा, CGST प्लस SGST मिला के 1,500 पेमेंट हो गया। नेट CGST एंड SGST एड, ठीक है, तो हमने नेट पेमेंट कर दिया ये वाला कैश, दोनों को मिला के 1,500 हमने जमा कर दिया, तो बन रहा था 13,000, सॉरी 6 दिन 12, 13,500 बन रहा है, ठीक है, तो हमने 12,000 टैक्स से जमा किया और 1,500 रुपया कैश, तो टोटल हो गया कितना, ये वाला इक्वल और ये वाला भी इक्वल, ठीक है। तो हमारा आपको टैक्स जो लायबिलिटी होता है पहले इनपुट के साथ सेट होता है, और तब भी जो बच जा रहा है तो वो कैश में पेमेंट होता है, ठीक है। तो होपफुली समझ में आया होगा आप लोग को, और इसको एक बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। आंसर मेरे पास दिया हुआ है, तो मैंने लिख लिया बेसिकली, तो आप एक बार खुद से इसको क्वेश्चन को लिखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन हम बना रहे थे NCERT बुक से, चैप्टर नंबर 3 इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है, ये NCERT का बुक है, NCERT चैप्टर 3, ठीक है, यहाँ से हमने उठाया है क्वेश्चन को, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए और समझिए, और कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, मैं फर्दर आगे आपको समझा दूँगा, अगर कुछ वैसा डाउट आता है तो आप लोग होपफुली आप लोग को समझ आया होगा।